अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS201 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन से मुराद यहाँ पर ये होगी कि आप लोगों के लिए आपका पेपर आता कैसे है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। इस चीज़ पे भी इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में जाके या वीडियो के मिड में जाके मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम जो है टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने पास पेपर के क्वेश्चंस पे। और एक बात प्लीज़ याद रखिएगा, आपका जो पेपर होता है ना, वो आपके प्रोग्राम बेस ज़्यादा होता है। ये जब आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो आपके आपके पास एक जनरल व्यू है, या ये आपके पास आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे जाके मैं आपको वीडियो में आपके प्रोग्राम भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती तो आपने पेपर को पास कैसे होना है, उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या डिफरेंस होता है स्विच स्टेटमेंट में और इफ स्टेटमेंट में। तो जो इफ स्टेटमेंट होती है इज यूज्ड वहां पर यूज होती है जहां पर आपने दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना होता है, जबकि जो वाइल स्टेटमेंट होती है ये एक मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट है। जिस तरह देखिए, हम कहते हैं ना, अगर तुम एक लड़के हो तो तुम इतना वेट उठा लो, एल्स एल्स का मतलब इसके अलावा तुम ये अगर तुम लड़की हो, यानी हमें नहीं पता कि कौन सा जेंडर जो है वो 20 किलो का वेट उठा रहा है। अगर तो हम कहते हैं कि अगर कोई लड़का है तो उठा ले, अगर कोई लड़की है तो वो उसने उठाना नहीं है। तो यहाँ पे आपने इफ एल्स दो कंडीशन को चेक किया है, जबकि वाइल स्विच के अंदर ये काम नहीं होता। इसके अंदर मल्टी जो कंडीशन है, यानी एक दो या दो से ज़्यादा कंडीशन जो आपके पास होती हैं वो आपकी स्विच स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जी स्विच स्टेटमेंट का। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप जो ब्रेक है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, स्विच और आप कंडीशन उसके बाद ब्रेक। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन मैच कर जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, नहीं ब्रेक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे अपना जो प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन है रोक के इस प्रोग्राम से या इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है उसको रन करना स्टार्ट कर दिया जाए। फिर वाई वी क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज, आप फाइल को यूज करने के बाद क्यों क्लोज कर देते हैं। इसका बड़ा सीधा सा और जवाब आसान सा है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हमें जो काम अपना करना होता है अपने प्रोग्राम के साथ, हम करने के बाद बस बैक कर लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको इतना जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप प्रोग्राम, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आप इस तरह लिख लें कि जिस तरह, देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख भी सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता है तो आप कह सकते हैं जी इफ़ वी यूज़ व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, बस आपने व्हाट्सएप को ख़त्म क्यों किया या आपने व्हाट्सएप को बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अब आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आपने जिससे बात करनी थी आपने उसे कर ली, बस अब आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। तो आप अपने जो व्हाट्सएप जो आपकी एप्लीकेशन है उसको बंद कर देंगे। इसी तरह आपने अगर एक फाइल को यूज़ करना था, उसको पढ़ लिया, उसको रीड कर लिया, राइट कर लिया उसके अंदर, बस अब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस फाइल को बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, ये आपके पास वो प्रोग्रामिंग आ गई थोड़ी सी। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल से कॉन्सेप्ट दूंगा, और अगर आपको ये प्रोग्रामिंग की समझ नहीं भी आती ना, आपने पेपर को पास कैसे करना है उसके भी कुछ टिप्स आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी, या इसी वीडियो में आपके जो साथ जो है वो टिप्स शेयर की जाएंगी। और टू डायमेंशनल अरे, अगर टू डायमेंशनल अरे आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो आपने इनका सिंटैक्स लिखना है। और ये पेपर 2020 में, ये जो आपका पिछला सेमेस्टर गुजरा है और जो पिछले साल का, यानी दो जो पिछले सेमेस्टर गुजरे हैं उसके अंदर ये पेपर आपसे पूछा गया था, मिड टर्म के अंदर भी और फाइनल टर्म के अंदर भी। तो देखें, आपको जब जहाँ पर भी कहा जाता है ना कि टू डायमेंशनल अरेज, तो आपने इतनी बात को याद रखना है, जहाँ पर टू डायमेंशनल अरे होगी वहाँ पे आपका डेटा मस्ट जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपने इंट मैट्रिक्स लिख लिया, उसके बाद कितनी आपके पास रोज हैं, 3 रोज हैं। तो आप यहाँ पे रो को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, फिर 1 से और फिर 2 से। मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, 1 2 और 3 से आपने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको कितनी कितनी कह रहा है कि हर वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए आपको इसने वैल्यू बता दी है, इसका मतलब है आपने इसको हर चीज़ को 2 के बराबर रखना है। तो ये बेसिक सा आपका जो है वो आंसर हो जाएगा कि इंट मैट्रिक्स, ये आपका सिंटैक्स है जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था कि आपने इसको याद रखना है। लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए हुए तो लाजमी लीजिएगा, उसका लिंक आपको जो वीडियो का जो ओवरऑल लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें, तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 आपका रो कॉलम, यानी पहला रो है और दूसरी कॉलम है। सॉरी, पहली आपके पास जो स्टेटमेंट है या जो आपके पास अरे है वो आपकी रो है, दूसरी आपके पास कॉलम है। तो 0 और 0 बोले रो और कॉलम और 2 के बराबर, फिर 1 0, फिर 2 के बराबर, फिर 2 0 2 के बराबर। अब ये क्यों आया, क्योंकि वो आपको उसने कहा था कि आपने जो है वो सिर्फ इनिशियलाइज करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3 रोज का। अब हम यहाँ पर रोज को इसलिए यहाँ पर जो है वो लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलम को नहीं लिख रहे हैं।
मैं आपको ये प्रैक्टिकल समझा भी देता हूँ। ये देखें, ये उसने हमें सिर्फ कहा था कि आपने रोज को लिखना है, तो ये वो आपकी रोज हैं, ठीक है। अब कॉलम को इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे है, 2 डायमेंशनल की अरे की वजह से हमने यहाँ पे कॉलम को भी लिखा है, वरना हमें यहाँ पे कॉलम को लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने एरर को फाइंड करना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं कि आपने एरर को फाइंड करना है, आपने आउटपुट बताना है, और इसके अलावा आपने एक प्रोग्राम लिखना है, लेकिन वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मेन आपका लिखा गया है इंट x इक्वल टू 10, उसके बाद जो है आपके पास ओके कांस्टेंट है इंट स्टैटिक पीटीआर इक्वल टू एंड एक्स। और ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा माइंड में, पीटीआर इक्वल टू 5। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे देखें एरर में आपको अगर सोल्यूशन में जाने से पहले अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब होता है ये सेमी कोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। आपका एमसीक्यूज भी आता है कि सेमी कोलन इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है वो आपका सेमी कोलन होता है। तो यहाँ पे देखें वो आपको क्या कह रहा है, नो इनकोडिंग सेमी कोलन के जो आपका सेमी कोलन है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ या तो आपसे पेपर में सेमी कोलन मिस हो सकता है, या वो आपको कहेगा कि अगर तो आपका एरर है तो बता दें, अगर एरर नहीं है तो आपने लिखना होता है देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। ये देखें यहाँ पे दूसरा इसका ये है कि स्टैटिक पीटीआर इक्वल टू 5, इसको आपने कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो आपने विदाउट डिक्लेरेशन यहाँ पे बता दिया, यानी कि आपने ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि इंट पीटीआर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था इंट पीटीआर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपने दे तो दिया कहाँ तक जा रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है भाई, 0 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो ये आपने यहाँ पर नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है कि ये आपका एक एरर है जो कि आपको कंपाइलर देगा। एक और बात प्लीज याद रखिएगा, डेव सी प्लस प्लस आपने CS201 में ओपन नहीं करना है। अगर आप डेव सी प्लस प्लस ओपन करेंगे तो आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आप पे चिटिंग का क्लेम आ जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन देखें, तो कैन यू एन असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन द वैल्यू ऑफ आ सी स्ट्रिंग अनदर। देखें सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें बड़ा फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर a इक्वल्स टू 10, तो देखें ये जो इक्वल आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका कंप्यूटर के अंदर तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसको मैथमेटिक्स के अंदर इक्वल कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर के अंदर बात करें तो a, यानी आपने प्रोग्रामिंग में लिखना है डबल इक्वल टू, इक्वल इक्वल। अब यहाँ पे आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा कि इसका मतलब है कि जो a है वो 10 के बराबर है, और इसका मतलब है कि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। होपफुली जी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपके फाइनल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। यही बात आपको यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि आपने अगर असाइन करना है ना किसी भी चीज़ को, तो आप असाइन इस इक्वल की फॉर्म में करते हैं, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट देन द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। कह रहा है कि बाइनरी जो सर्च एल्गोरिथम है वो कैसे एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है जी लीनियर सर्च से। इसका आंसर पेज नंबर 118 पे मौजूद है। बाइनरी सर्च जो एल्गोरिथम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है देन द लीनियर सर्च। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अरेज होती हैं वो स्टोर होती हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है यहाँ से कि जो आपकी बाइनरी सर्च है उसके अंदर आपकी जो अरेज हैं वो कैसे स्टोर हुई होती हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी 1 से ऑनवर्ड आपने जहाँ तक वैल्यूज देनी है वहाँ तक आपका डेटा जो है वो स्टोर होता चला जाता है। इसी वजह से आपकी जो असाइनमेंट या आपका जो लीनियर सर्च है वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है। आपको पता ही नहीं होता कि हमारी अरेज जो है वो किस हिसाब से यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाइनरी के अंदर आपको पता लग जाता है कि हमारी जो अरे है वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, यानी छोटे से बड़े की तरफ आप जाते हैं। आपकी वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आप जो कन्फ्यूजन आपकी जो होती है वहाँ पर कोई भी क्रिएट नहीं होती है। बस बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना सा जो है वो लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इस तरह के आपके एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, और ये देखा गया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपका जो तकरीबन 2 सेमेस्टर गुजरे हैं ना उसमें आपने फाइनल दिया है, फाइनल में आपका ज़्यादातर जो आपसे डेटा या आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे प्रोग्रामिंग के ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक हिंट दिया गया, इस हिंट को हम फिलहाल स्किप करते हैं। यहाँ से अब आपका जो प्रोग्राम है इसको देखें, आपके पास हेडर फाइल है, उसके बाद आपका यूनियन जो माई टाइप्स है। अब ये आपका वो फंक्शन है जो आपने खुद से क्रिएट किया हुआ है।
करेक्टर सी है, यानी कि आप सी टाइप का कोई डेटा लेंगे, इंट आई और फ्लोट एफ, यानी तीनों डेटा टाइप आपकी यहाँ पर डिक्लेयर हो गई। माई टाइप्स में जाएंगे, इंट मेन फंक्शन में चले जाएंगे और माई टाइप सी इक्वल टू एच और माई टाइप आई इक्वल टू 15। सी आउट करवा दें साइज ऑफ माई टाइप्स। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपने जो है वो साइज को लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट होगा, सबसे पहले क्या आउटपुट होगा आपके पास, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे सी आउट क्या करवा रहे हैं जी, साइज ऑफ माई टाइप्स। तो माई टाइप्स कौन कौन सी होंगी, ये वाली, यानी ये वाली जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास एज इट इज ये देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। उसके आगे आपने जो सी आउट करवाया है माई टाइप्स का, ये आपका कुछ गलत क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ये दोबारा क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें, ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ ये गलत क्वेश्चन है जी, यहाँ पे इन्होंने दोबारा रेपिटेशन की हुई, आगे पूरा आपका प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ, इसको फिलहाल स्किप कर दें, नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रोग्राम कमेंटिंग द कोड लाइब्रेरी इज, कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी प्रोग्राम का जो कोड है ना कमेंट का, उसको बताना है। और आप ये बात याद रखें कि हम जो प्रोग्राम का जो कमेंट होता है वो कैसे देते हैं, हम प्रोग्राम का जो कमेंट होता है वो इस लाइन से देते हैं, जिसको हम डबल लाइन भी कहते हैं। अब इसका एक सिंपल सा जो है वो सोल्यूशन पढ़ लें। इफ़ नीड टू बी सेल्फ कंटेन एंड अंडरस्टैंडेबल कमेंट शुड बी प्लेस लाइब्रेरी, द कमेंट शुड एक्सप्लेन द लॉजिक नॉट द मैकेनिज्म, ट्राई टू अवॉइड फैंसी प्रोग्रामिंग। कह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम में कमेंट क्यों देते हैं, तो आपका प्रोग्राम में कमेंट देने का मकसद इतना सा होता है ताकि हर कोई आपके प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपका प्रोग्राम जो है वो ऑथेंटिक भी लगता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। हेडर फाइल की आपने जो है वो कोई भी एग्जांपल दे देनी है, तो अब यहाँ पर इसने ये गलत दिया हुआ है, ये आंसर गलत है आपका। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ हेडर फाइल हम किसे कहते हैं, मैं आपको एमएस वर्ड में जो है वो लिख के दिखा, तो ये थोड़ा सा एरर है, मैं आपको एमएस वर्ड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपकी जो भी हेडर फाइल होती है ना, उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाजमी होती है। तो प्री जो प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, ये आपकी आती है जी हेडर फाइल से, जो हैश टैग के साथ इंक्लूड होती है। हैश टैग इंक्लूड और उसके बाद iostream.h आप कर लें, कोई भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, iostream.h। ठीक है, ये आपके पास iostream.h ये आपके पास एक हेडर फाइल है। दूसरी आपके पास जो हैशटैग इंक्लूड आप कर लें यहाँ पे, तो ये हैशटैग का साइन लाजमी होता है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड और इसके साथ कोई भी स्पेस नहीं होगी। उसके बाद एक iostream आपके पास होती है, दूसरी आप f stream कर लें जो आपको इसने पीछे दी हुई थी, f और stream। ठीक है, इसके अलावा एक और conio.h हो सकती है, इसके अलावा जो है वो stdlib.h हो सकती है। 4-5 हेडर फाइल आपके हैंडआउट्स के अंदर दी गई है, तो उन हैंडआउट्स के फाइल को आपने याद रखना है। उसके आगे व्हाट इज मीन बाय द C++ स्टेटमेंट, तो देखिए वो क्या कह रहा है कि C++ स्टेटमेंट से क्या मुराद है, ये वाली जो आपको दी हुई है उसमें, ये आपका कांस्टेंट इंट स्टैटिक ptr इक्वल टू एंड x है। तो अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये वर्ड ptr आता है और जहाँ पर ये वर्ड जो स्टार है ये आता है, उसका मतलब होता है जी पॉइंटर। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं ptr इज अ पॉइंटर ऑफ डेटा, ptr जो है वो पॉइंटर है डेटा टाइप का, कौन सा, कांस्टेंट का, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट को यहाँ पर शो किया हुआ है। ये देखें, ये आपका कांस्टेंट है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका CONST आपका कांस्टेंट का वर्ड है, कांस्टेंट इंट टाइप का जो डेटा है आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। एंड टू असाइन, और आप इसको असाइन कर रहे हैं, ये इक्वल का हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आप इसको असाइन कर रहे हैं किसके साथ, एड्रेस के साथ, एंड x इसका एड्रेस है। तो जहां पर भी ये वर्ड एंड आता है ना, तो वहां पे आपने याद रखना है कि ये मेमोरी का एड्रेस होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको सिर्फ इसका सिंपल आपने तरीका बता देना कि आपने कांस्टेंट एक पॉइंटर लिया और उसका आपने इसको एड्रेस बता दिया, बस। ट्रुथ टेबल क्या होता है जी, ट्रुथ टेबल आपका, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपने कॉन्सेप्ट देना अपने पेपर के अंदर, आपने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप देंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ट्रुथ टेबल हम कहते हैं जो बूलियन अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके अंदर एंड आ जाता है, और आ जाता है, और आपका नोट आ जाता है। जो आपका एंड ऑपरेटर होता है उसके अंदर दोनों कंडीशंस का या दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी होता है। और के अंदर अगर आपकी एक भी ट्रू है तो ठीक है, काम चल जाएगा। और नोट का मतलब ये होता है कि अगर आपका जीरो है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, नोट ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि अगर आपका जीरो ऑपरेटर होगा, नोट के अंदर ये होता है कि अगर आपका वन होगा तो वन का मतलब है कि ट्रू है, अगर आप इसके पीछे नोट लगा दें NOT, ठीक है। अब नोट वन का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि बाइनरी के अंदर दो ही वर्ड्स होते हैं, तो नोट वन का मतलब होगा जीरो।
इसी तरह नॉट 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा जी 1। तो ये यूनरी ऑपरेटर है, ये याद रखिएगा। पहला पार्ट जिसने मेरा देखा हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये सारे आपके ट्रुथ टेबल जो है वो कहलाते हैं। उसके आगे आपने अपनी अरे को डिक्लेयर करना है। इंट इंट डे 1 2 3 4 5 6 7 हाउ मेनी एलिमेंट्स डज अरे डे हैज। कह रहा है कि कितने एलिमेंट जो है वो आपकी डे जो अरे है उसके पास मौजूद है। आपने सिंपल सा यहाँ पे डेटा को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है 7 तक। तो 7 स्टेटमेंट जो है इसका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके तो ये दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, होपफुली आप इसको देख लेंगे। आगे देखें जी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपके, और याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो उसी से आए, जो आपका थ्योरी है उसी से आए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्राम की फॉर्म में भी आ सकता है। आपने यहाँ पर डिफरेंस बताना है स्ट्रक्चर्स का और यूनियन का। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वी हैव डिफरेंट डेटा मेंबर्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज देयर ऑन मेमोरी स्पेस, और हर जो डेटा मेंबर होता है वो अपनी मेमोरी स्पेस रखता है। जबकि यूनियन के अंदर मेमोरी की लोकेशन होती है, इस सेम लोकेशन जो होती है वो सेम होती है, वाइल द फर्स्ट डेटा मेंबर इज वन नेम फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। जबकि आपकी जो मेमोरी की लोकेशन होती है वो एक के पास होती है। प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास दो यहाँ पर देखें मेमोरी, ये आपके पास एक मेमोरी है, या मेमोरी 1 कर लें और या मेमोरी 2 कर लें। ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी स्ट्रक्चर, और ये आपके पास है यूनियन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके मुख्तलिफ ब्लॉक्स आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो बने हुए होते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी मेमोरी है तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स डेफिनेटली आपके पास होंगे। अब यहाँ पे जो मेमोरी का एड्रेस होता है ना वो यहाँ पे लिखा होता है, मिसाल के तौर पे x1 2 3 4। तो ये आप सारा कुछ समझ लें, ये मेमोरी के अपने एड्रेस हैं। तो स्विच के अंदर या आपके मेमोरी के अपने अपने एड्रेसेस मौजूद होते हैं, जबकि यूनियन के अंदर क्या होता है, सिर्फ पहले बॉक्स का एड्रेस होता है, बाकी सब इसको फॉलो करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका यूनियन जो ऑपरेटर है उसके अंदर, और इसी के साथ साथ जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, सॉरी मैं पीछे क्या गया था आपको, स्ट्रक्चर है वो और यूनियन इनके अंदर। तो ये बेसिक फ़र्क आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिफरेंस, ठीक है आपका रिपीट हो गया, इसको छोड़ें। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब आपने टेल जी और टेल पी में फ़र्क बताना है। जो टेल जी है ना ये आपको करंट जो पोजीशन है उसको गेट करके देता है। करंट पोजीशन से मुराद ये होती है कि आप इस टाइम करंटली कहाँ पर है मेमोरी में। और जो टेल पी होता है फंक्शन, ये आपको नेक्स्ट पोजीशन का बताता है कि आपने नेक्स्ट पोजीशन पे क्या राइट करना है, या नेक्स्ट पोजीशन पे आप कैसे राइट जो है वो कर सकते हैं। फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपने फ़र्क याद रखना है, और ये वाहिद क्वेश्चन है जो आपका मिड के अलावा फाइनल में भी आता होता है। तो देखें, देयर इज़ एन अदर वे टू कॉल अ फंक्शन, एक और हमारे पास होता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, इन विच द फंक्शन कैन चेंज द वैल्यूज़, जिसके अंदर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ऑफ वेरिएबल्स की डेट आर पास्ड एंड आर्गुमेंट इसके अंदर पास किए जाते हैं। कॉलिंग फंक्शन और प्रोग्राम को कॉल किया जाता है। इसी के साथ साथ इस तरह के फंक्शन को हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, और जो कॉल बाय वैल्यू होती है उनको उनकी वैल्यू के साथ जो है वो कॉल किया जाता है कि फलां फंक्शन की इतनी वैल्यू है तो इसको कॉल करवा लिया जाए। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको आर्गुमेंट से कॉल किया जाता है, आर्गुमेंट आपको पास किए जाते हैं, जबकि कॉल बाय वैल्यू में आपको वैल्यू को पास किया जाता है। उसके आगे देखें जी आपको क्या कह रहा है, पॉइंटर का यूज़ आपको बता रहा है, गिव अ यूज़ पॉइंटर के, पॉइंटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो पॉइंटर आपका जो है वो आपकी वैल्यूज़ को, टू वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पॉइंटर होता क्या है ये भी आपका डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी आपके पेपर में आ सकती है। डिफाइन पॉइंटर्स, तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल होता है जो क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और ये यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करवा सकें प्रोग्रामिंग में। इज़ यूज दैट इज़ यूज टू स्वैप द वैल्यूज़। तो देख लें, इसको आपने याद करना है एज इट इज़। बबल सोर्ट्स आपके क्या होते हैं जी, बबल सोर्टिंग इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक होती है इन विच वी पुट वैल्यूज, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल से, इन अ टेम्परेरी लोकेशन से, टू प्रिजर्व इट एंड असाइन द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल टू द फर्स्ट, देन द टेम्परेरी वैल्यू इज असाइन टू द सेकंड वेरिएबल। देखिए मिसाल के तौर पे इसका कहने का मतलब क्या है कि बबल सोर्ट का मतलब ये होता है कि एक ही वैल्यू आपके पास थी जी 10, ठीक है। अब दोबारा आपने इसको किसी, ये अभी आपके पास टेम्परेरी है, आपने इसको परमानेंटली अगर दूसरे वेरिएबल को दे दिया, बी को दे दिया, बी इक्वल टू 10, तो ये आपके पास बबल सॉर्टिंग होती है।
इसको हम कहते हैं कि इसकी लोकेशन को टेम्परेरी से परमानेंट तौर पे चेंज कर लेना, वो आपकी दूसरे वेरिएबल को या दूसरे किसी नंबर को जो है वो असाइन करवा दी जाती है। उसके आगे व्हाट हैपन व्हेन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। दोनों का सिंटैक्स याद रखें, सिंटैक्स दोनों का होगा कोई भी आपके पास आ सकता है, आई आ सकता है, इसके अलावा जे आ सकता है। आई प्लस प्लस ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और आई माइनस माइनस सॉरी आई माइनस माइनस ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, ये वाले आपके पास जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। यानी पोस्ट का मतलब होता है बाद में आना, और इसी के साथ साथ आपके पास जो दूसरे होते हैं डेट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि प्लस प्लस आए और इसी के साथ साथ माइनस माइनस आए। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे पहले आपके पास हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आए जो है ना वो बराबर है 2 के। तो अब यहाँ पे ये होता है कि पहले ओरिजिनल वैल्यू के पहले आई की वैल्यू आएगी 2 के, और इस प्लस प्लस का मतलब है कि 1 वैल्यू को ऐड कर दो, यानी 2 प्लस 1 इसके मुताबिक। माइनस माइनस का मतलब होगा 2 माइनस 1 इसके मुताबिक। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है प्लस प्लस 1, पहले अब आपका प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा 1 फिर प्लस और फिर 2, और दूसरे में माइनस माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा आपके लिए 1 माइनस 2। तो ये दोनों आपके प्री इंक्रीमेंट होते हैं और प्री डिक्रीमेंट होते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या काम करता है, ये वैल्यूज के अंदर आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को इंक्रीज करता है, और अगर डिक्रीमेंट है तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू के अंदर से एक नंबर को माइनस कर देगा। उसके आगे जो दूसरा है वो क्या होगा आपके लिए, प्री का मतलब यानी पहले ये आपको इंक्रीज करके देगा, और इसके बाद जो आपका दूसरा है यानी कि जो डिक्रीमेंट है पहले आपको डिक्रीज करके देगा। तो ये दोनों बेसिक फ़र्क है, दोनों बेसिक फ़र्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। होपफुली आपको यहाँ तक जो है सारी समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है कमेंट से पूछ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग का नहीं था, मैं देखूंगा अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग फाइल मिलती है आपके लिए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रोग्राम की बेसिक और ऑथेंटिक फाइल सॉल्व आपके लिए ले आऊँगा। बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा, थ्योरी से रिलेटेड ये सारा आपके लिए डेटा था। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। ज़्यादातर आपका पेपर जो है वो कैसे आता है जी, ज़्यादातर आपका पेपर आएगा आपकी जो प्रोग्रामिंग है उससे आ सकता है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तब आप क्या करें। तो देखिए मिसाल के तौर पे आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपने अपने पेपर में कोई चीज़ खाली नहीं छोड़कर आनी है, आपने उसी प्रोग्राम को कॉपी करना है, और उस प्रोग्राम को कॉपी कर लेने के बाद आपने अपने देखें ये वहाँ वहाँ पर आपने काम करना है जहाँ पर बिल्कुल एट द एंड ऑफ द स्टेज है, आपके पास टाइम खत्म होने वाला है, आपको नहीं आ रहा, आपने पेपर में कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी, आपने पेपर में से जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसको एज इट इज़ जाके उठा के अपने आंसर में लिख देना है, पेपर को खाली छोड़कर नहीं आना है। ये एक ऐसी टिप होती है स्पेशली जिनका सब्जेक्ट CS201 है, वो बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। ज़्यादातर अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप MCQs पे कंसिस्टेंट रहें, MCQs लाजमी देखिए। CS के अमूमन MCQs सारे रिपीट होते हैं, आप कह सकते हैं कि सारे आपके MCQs CS के पास्ट पेपर से ही आते हैं। तो CS के MCQs ज़्यादा आते हैं आपके और पास्ट पेपर से, तो पास्ट पेपर को लाजमी पढ़िएगा। इसके अलावा जो आपके हैंडआउट्स हैं, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करें, आपने किसी फाइल पे कंसिस्टेंट नहीं रहना है। हैंडआउट्स में आपके सारे MCQs आ जाएंगे, MCQs 20 नंबर के अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। दूसरी बात ये जो आपको क्वेश्चन करवाएं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। पेपर में कुछ चीज़ खाली नहीं छोड़ के यानी अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्राम आपको कोई बनाने के लिए दे दिया गया है तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन लाजमी आएंगे जिसके अंदर आपको कहा जाएगा आप आउटपुट बताइए, आप इसके अलावा हमें जो है वो एरर को फाइंड करके दे दें। आप वही प्रोग्राम को उठाएं, एज इट इज उठा के लिखें, पेपर में कोई चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ के आनी है आपने। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आखिर में आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगने पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।